वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट लर्निंग क्रिएटिव हब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें पढ़ाना जा रहा हूँ और भारतीय अर्थव्यवस्था का कर सिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था में कर व्यवस्था कैसे काम करती है, कौन कौन से कर होते हैं, मैं आपको इसमें आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कर क्या होता है। कर सरकार को एक पक्षीय भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार पर कोई वस्तु या सेवा प्रदान करने का वैधानिक दायित्व नहीं होता। जबकि शुल्क, कर और शुल्क में मैं आपको अंतर समझाऊं। जबकि शुल्क वह होता है जिसके बदले में हमें भुगतान करना पड़ता है। कोई भी सेवा हम काम लेते हैं या कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, बदले में हमें भुगतान करना होता है, उसे हम बोलते हैं शुल्क। और कर वह है हमें सरकार को उसका भुगतान करना ही होता है, बल्कि हमें वो सेवा या वस्तु हमें मिले या नहीं मिले। इसमें लिख भी रहा है, सरकार पर कोई वस्तु या सेवा प्रदान करने का वैधानिक दायित्व नहीं होता, फिर भी हमें कर देना होता है। अधिभार, सरचार्ज। अधिभार यह कर के ऊपर लगने वाला अतिरिक्त करभार होता है। जैसे 50 लाख इनकम, 50 लाख आयकरदाता और 1 करोड़ आयकरदाता, इन पर सरकार ने 30% की दर से कर लेना है। तो सरकार क्या करेगी? 1 करोड़ आय वाले करदाता की आय ज़्यादा है कंपेरिजन टू 50 लाख इनकम वाले करदाता की, तो सरकार 50 करोड़ वाले आय करदाता पे अतिरिक्त कर का बोझ डाल देगी। तो उसे बोलते हैं अधिभार, सरचार्ज। यहीं पर एक टाइम में उपकर, शेष व अधिभार में क्या अंतर होता है मैं आपको बताऊं। उपकर भी कर के ऊपर लगने वाला अतिरिक्त करभार ही होता है, परंतु इसमें अंतर यह है कि यह किसी विशेष क्षेत्र या विशेष मद पर ही इसका खर्च किया जाता है। जैसे कि हेल्थ व एजुकेशन शेष जो आयकर दाताओं से लिया जाता है, तो यह कर के ऊपर ही लगाया जाता है। 4% अतिरिक्त कर का भुगतान होता है शेष में। ऐसा ही शेष है जीएसटी कंपेंसेशन शेष। इसको हम जीएसटी वाले में विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जीएसटी कंपेंसेशन शेष भी यह कर के ऊपर लगने वाला अतिरिक्त करभार ही होता है। जैसे जो महंगी वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू इत्यादि पर सरकार अतिरिक्त कर लगाती है, और इस कर से जो राजस्व प्राप्त होता है उससे उन राज्यों को जो जीएसटी लगाने के बाद जिन राज्यों के कर राजस्व में कमी आई है या उनको कर का नुकसान हो रहा है, तो उनको भुगतान करने के लिए जीएसटी कंपेंसेशन से सभी चालू किया गया है। ये टर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। सरचार्ज क्या होता है, शेष क्या होता है, और कंपेंसेशन शेष क्या होता है, और कर क्या होता है, शुल्क क्या होता है। अब कर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? कर लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यह एक तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने जो आय अर्जित की, जो लाभ अर्जित किया, उसके बदले में हम हमारे देश या सरकार को कुछ भुगतान करें, जिससे कि वो देश का विकास कर सके, उसका आर्थिक संरचना का निर्माण, अवसंरचनाओं का निर्माण कर सके। और यह एक वैधानिक जिम्मेदारी भी है कि अगर कर देना हमारे कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आता है। हमारे संसद ने कानून बना रखा है, आयकर कानून, तो उसके हिसाब से यह वैधानिक है। और अर्थव्यवस्था का सूचक्र चलाने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। यदि सरकार कर नहीं लेगी तो अर्थव्यवस्था का सूचक्र कैसे चलेगा? हम आय कमाते हैं, उससे सरकार कर लेती है, और उस कर से ही सरकार अपनी सभी विकासात्मक, गैर विकासात्मक और कोई भी अर्थव्यवस्था की गतिविधि सरकार करती है। तो अर्थव्यवस्था का सूचक्र चलाने में ये बहुत ही सहयोगी
होता है। अब मैं आपको टैक्स प्रिंसिपल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसको समझने के बाद उस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो कर सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। समता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वलिटी। सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। सुनिश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। आकलन का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। उत्पादकता या उपयोगिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। उपयुक्तता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। प्रत्यास्थता या लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। आप इनके इंग्लिश के अर्थ भी ध्यान में रखें। सबसे पहले सिद्धांत को हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। समता का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ इक्विलिटी। इस सिद्धांत का आशय यह है कि आय के आधार पर कर लगाया जाना चाहिए। जिसकी जितनी आय हो उससे उतना ही कर लिया जाए। यह सिद्धांत हमारे अप्रत्यक्ष करों में फिट नहीं बैठता है। कैसे? अप्रत्यक्ष करों में एक फिक्स दर से सभी से कर लिया जाता है। जैसे माना कि आप मूवी देखने गए तो 250 रुपये आपका मूवी का टिकट है, तो आपको भी 250 रुपये ही अदा करने हैं। और एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, माना कि वहाँ पे मुकेश अंबानी जी भी मूवी देखने आए, उनकी इनकम तो अरबों खरबों में है, तो उनके द्वारा भी 250 रुपये का भुगतान किया जाएगा, आपके भी द्वारा 250 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो हमारे अप्रत्यक्ष करों में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। लेकिन प्रत्यक्ष कर प्रणाली में यह सिद्धांत लागू हुआ अपन देख सकते हैं। जैसे जिसकी आय 5 लाख तक है सबसे बराबर कर लिया जाता है। जिसकी आय 10 लाख है उन सबसे बराबर कर लिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष करों में आय के सिद्धांत का पालन होता है। आय के आधार पर ही करों का भुगतान किया जाना चाहिए या भुगतान लगाया जाना चाहिए। अगला है सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इस सिद्धांत का सीधा साधा मतलब यही है कि सरकार, आयकर विभाग द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि करदाता को कर देने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। यदि करदाता को कर देने में सुविधा नहीं देंगे तो वह करों का भुगतान करने में आनाकानी करेगा, कर चोरी करेगा, कर जमा नहीं कराएगा। इसलिए हमें तमाम तरह के फोरम, बिल, इनसे धीरे धीरे निजात दिलाने की तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक जिसको व्हाट्सएप की सामान्य सी जानकारी है, जो व्हाट्सएप चलाना जानता है, वो आयकरदाता भी अपने मोबाइल से एक क्लिक मात्र से अपनी ITR, अपना कर अदा कर सकता है। उसका प्रोसेस बहुत ही सरल कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा उसमें अनावश्यक दस्तावेज, अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि इस बार के बजट में तो आप ये भी देख सकते हैं कि सरकार ने एक वैकल्पिक नई कर व्यवस्था शुरू की है, जिसमें आप कोई भी छूट, जिसमें 70 प्रकार के जो भी छूटें, रियायतें, उन सबको समाप्त कर दिया गया है और कर दर को कम कर दिया गया है। तो यदि आपके पास कोई भी बिल नहीं है, कोई भी रसीद नहीं है, फिर भी आप कर भुगतान कर सकते हैं। तो आपको नई कर वैकल्पिक व्यवस्था को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया गया है। हमारे यहाँ तक कि आयकर का जो फॉर्म भरते हैं ITR 1, उसका नाम भी सरल ही रखा गया है। अगला सिद्धांत है सुनिश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इस सिद्धांत का सीधा साधा मतलब है कि करदाताओं को उनके कर दायित्वों की संपूर्ण जानकारी हो कि किस कानून के तहत कर लगाया गया है, मुझे कितना कर अदा करना है, मैं कर अदा नहीं करूँगा तो मैं किस कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। उन सब दायित्वों की करदाता को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है कैनन ऑफ इकोनॉमी, आकलन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत करदाता से प्राप्त कर तथा उस संदर्भ में व्यय का आकलन किया जाना चाहिए। कर पूरी मशीनरी से आयकर विभाग को इतना कर प्राप्त हुआ और उस कर को प्राप्त करने में ही व्यय बहुत ज़्यादा हुआ, तो ऐसे कर को लगाने की कोई प्रासंगिकता नहीं दिखती। इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। यदि आयकर विभाग का किसी कर संग्रहण में खर्च 30,000 रुपये होता है और उस करों से प्राप्त आय ही 40,000 है, तो उस
कर को समाप्त कर देना ही उचित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अनावश्यक करों को हर प्रतिवर्ष समाप्त कर देती है। इस वर्ष के बजट में भी बहुत से करों को समाप्त किया गया है, जैसे कि मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, डीडीटी, वेल्थ टैक्स और भी अनेक करों को समाप्त कर दिया गया है। करों की संख्या धीरे धीरे कम की जा रही है। आगे का सिद्धांत है उत्पादकता या उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का सीधा साधा मतलब यही है कि करदाता को कर देने की उपयोगिता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़नी चाहिए कि माना कि मैं काय करदाता हूँ, मैंने कर अदा किया, तो मेरे कर अदा करने का क्या यूटिलाइजेशन हुआ, मुझे, देश को, नागरिकों को उसका क्या फ़ायदा मिला, यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना चाहिए। तो सरकार ये बताने का प्रयास करती है कि आपने कर अदा किया, उससे यह कार्य किए। यहाँ तक कि आपको प्रशस्ति पत्र भी आयकर विभाग द्वारा भेजा जाता है, जिसके आप देश के सजग नागरिक हैं और आपने कर अदा किया है, इससे देश के विकास में ये कार्य किए गए हैं। अगला सिद्धांत है उपयुक्तता का सिद्धांत, कैनन ऑफ एक्सपेडिएंट। इस सिद्धांत का सीधा साधा मतलब यही है कि करदाता को कर की उपयुक्तता का स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो कर लगाया वो उपयुक्त भी है या नहीं, कर लगाया है वो सही है या नहीं। यदि किसी माना कि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, यह मैं जो क्लास आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसको सुनने वाले कुछ महिला प्रत्याशी भी है, कुछ पुरुष प्रत्याशी भी है। तो जो पुरुष पे अनावश्यक ज़्यादा कर लगा दिया जाए, महिलाओं पे कम कर लगा दिया जाए, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होगा कि यह कर लगाया गया वो सही है, या क्लास में कोई ज़्यादा बोलता है उस पर कर लगा दिया जाए। तो यह है उपयुक्तता का सिद्धांत का उल्लंघन है। आप इसको समझ गए होंगे कि कर लगाना, जो भी कर लगाया गया है वो सही है या नहीं। अगला सिद्धांत है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता या लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत का सीधा साधा आशय यही है कि कर में यदि लोच है, यहाँ लोच से मतलब है इलास्टिसिटी मीन्स कर दर बढ़ाने पर कर राजस्व बढ़ रहा हो। यदि कर दर बढ़ाने पर कर राजस्व बढ़ रहा है तो ऐसे कर दर में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने चाहिए। आप ये समझ गए होंगे। कर दर में वृद्धि करने से राजस्व में वृद्धि से, यदि कर दर 10% है तो राजस्व 1 लाख रुपए है, और यदि वही कर दर 20% कर देने के बाद राजस्व 2 लाख रुपए आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुंजाइश है। उस गुंजाइश को हम लोच कहते हैं। अब ये कर सिद्धांत आपको समझ गए होंगे। कर चोरी व कर परिहार, इन शब्दों का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कर चोरी को कहते हैं टैक्स इवेजन, कर परिहार को कहते हैं टैक्स एवॉइडेंस। कर चोरी से तात्पर्य यही है कि जानकारी इत्यादि ना देते हुए, कर ना देने से हम इसमें तथ्य छुपाते हैं और हमारा कर बचाने का प्रयास करते हैं, तो यह कानूनी रूप से दंडनीय है। तो कर चोरी दंडनीय अपराध में गिना जाता है। अगला है कर परिहार। कर परिहार या कर प्रतिहार, इसका मतलब यही है कि कर प्रणाली में व्याप्त कानूनों का दुरुपयोग कर देने से बचा जाता है। मैं इसको उदाहरण से आपको समझाऊं तो यदि मेरा कर देना है मुझे, तो कानून में प्रावधान है कि 5 लाख तक आपको कर देना है और यह है आपकी छूटें हैं, तो मैं इंटेंसली जानबूझकर उसमें से 5 लाख से थोड़ा सा कम करने के लिए मैं 25,000 रुपये किसी एनजीओ को डोनेट कर देना बता दूंगा, तो मेरी कर आय 5 लाख से कम हो जाएगी और मुझे कर छूटों का लाभ मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, और 25,000 रुपये एनजीओ को डोनेट कर दिए और एनजीओ से 60 गांठ कर उसको 5,000 रुपये एनजीओ को दे के
मैं ऐसे इसमें कर प्रणाली का दुरुपयोग कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस। जो सीए होते हैं वो ये है, आपको पूरा बता देते हैं कि आपको इसमें कैसे कैसे फ़ायदा लेना होता है। तो इसको बोलते हैं कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है कर आधार, टैक्स बेस। टैक्स बेस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को कर के दायरे में लाया जाए। जो अनावश्यक कर है, करों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए, तो और कर दर को भी कम कर दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति कर दे सके। तो इसको बोलते हैं कर आधार, टैक्स बेस। हमारी भारतीय कर व्यवस्था में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। प्रत्यक्ष करों में यदि सरकार कर प्रणाली में सुधार करे तो हमारा कर राजस्व बहुत बढ़ सकता है। इसीलिए धीरे धीरे प्रयास कर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को कर दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये तभी संभव होगा यदि अनावश्यक कर को समाप्त कर दिया जाए, कर फाइलिंग में को डिजिटलीकरण किया जाए, उसका अनावश्यक तामझाम झमेले जटिलता को दूर किया जाए। हमें कर देने के लिए भी सीए के पास जाना पड़े, उसको शुल्क अदायगी करना पड़े, तो फिर क्यों व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कर देना पसंद करेंगे। इसलिए उसमें बहुत सुधार किया जा रहा है। अगला है कर व्यय, टैक्स एग्जेम्पशन। यह कर व्यय वैसा, यहाँ शब्द में तो सीधा साधा अर्थ दिख रहा है कर व्यय, पर यहाँ यह नहीं है कि कर के ऊपर किया जाने वाला व्यय। यहाँ मतलब यह है कि करों में छूट देने से सरकार को जो राजस्व में नुकसान होता है, करों उसे कर व्यय कहते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन। माना कि टैक्स पोटेंशियल 100 करोड़ है सरकार का, 100 करोड़ पे टैक्स पोटेंशियल है, और सरकार उसमें करों में रियायत, छूट इत्यादि देकर सरकार को 75 करोड़ ही कर राजस्व प्राप्त हो पाता है। तो जो 25 करोड़ का नुकसान हुआ, इसे हम कर व्यय कह सकते हैं। एक तरह से यह नुकसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो छूट रियायत दी जाती है वो विशेष उद्देश्य से दी जाती है कि आप पीपीएफ में पैसा जमा करो, या छूट रियायत दी जाती है जो आयकर धारा 80C या 80C बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं, उनके तहत दी जाती है। तो उनका विशेष उद्देश्य होता है अपन की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, वो बोलते हैं कर व्यय। अगला महत्वपूर्ण शब्द है फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग का अर्थ यह है कि मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण वह बढ़ रहा कर खर्च की दोहरी मार से नेट आय पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव, इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मुद्रास्फीति के प्रभाव से बढ़ी हुई आय के कारण लगने वाला कर का अतिरिक्त बोझ, इसे बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। यहीं पर मैं आपको इन्फ्लेशन टैक्स महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसका भी अर्थ समझा देता हूँ। मुद्रास्फीति के कारण परिसंपत्तियों में होने वाला अवमूल्यन से हैं, जो मुद्रा उस पर लगने वाला कर को इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। हमारी जो परिसंपत्ति है उसका आज जो मूल्य है, उसका 10 साल बाद उसका मूल्य की कीमत कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन के कारण उसकी मूल्य की कीमत कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। तो टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है? टैक्स इलास्टिसिटी का अर्थ यह है कि आर्थिक वृद्धि व जीडीपी। टैक्स इलास्टिसिटी कहते हैं कर लोच को, कर उत्प्लावकता को कहते हैं बायोन्सी, टैक्स बायोन्सी। तो कर लोच, टैक्स इलास्टिसिटी का आर्थिक वृद्धि और जीडीपी में परिवर्तन से कर राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव। जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, तो उसका हमारे राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसको बोलते हैं कर लोच। माना कि हमारी आर्थिक वृद्धि 8% है
और राजस्व में होने वाली प्रतिशत वृद्धि 4% है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि करों में लोच 2 गुना है। तो इस प्रभाव को कर लोच इलास्टिस यहाँ पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इन दोनों शब्दावलियों के अर्थ से प्रश्न पूछा गया है। आप अच्छे से इनको समझ ले। यह बहुत सी बुक्स में इनके अर्थ गलत भी दिए गए हैं। मैं आपको एक सटीक अर्थ बताऊंगा, आप अच्छे से समझ ले। इलास्टिसिटी का मतलब है जीडीपी में वृद्धि से राजस्व में पड़ने वाला प्रभाव, और बायोंसी का मतलब है जीडीपी या आर्थिक वृद्धि दर तो है ही, उसके साथ साथ कर प्रावधानों में भी परिवर्तन, कर प्रावधानों में, कर प्रणाली में, इनमें जो परिवर्तन के कारण राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। जिसे हम इसको उदाहरण से समझे, इसी वर्ष के बजट में कर प्रावधानों में परिवर्तित कर नई कर वैकल्पिक व्यवस्था आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो उससे राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा तो बोलते हैं टैक्स बायोंसी। एक शब्द में कहूँ तो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि से पड़ने वाला राजस्व प्रभाव, इसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ कर प्रावधानों में परिवर्तन से वो भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब आप अच्छे से इनके अर्थ समझ गए होंगे। बायोंसी तो क्या होता है और इलास्टिसिटी क्या होता है। अगली शब्दावली है लेफर वक्र। लेफर वक्र क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेफर के अनुसार एक बिंदु तक कर की दर में वृद्धि से, इधर तो कर की दर में वृद्धि और इधर है राजस्व। तो कर दर बढ़ा रहे हैं, राजस्व बढ़ रहा है, कर दर बढ़ा रहे हैं, राजस्व बढ़ रहा है, कर दर बढ़ा रहे हैं, यहाँ राजस्व बढ़ता जाता है ग्राफ से। ये पर एक बिंदु के बाद, माना कि यह वह बिंदु है, इस बिंदु के बाद कर दर बढ़ाने पर भी राजस्व वृद्धि नहीं होकर राजस्व घटना शुरू हो जाता है। तो इस बिंदु को कहते हैं लेफर वक्र। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिंदु तक कर की दर में वृद्धि से राजस्व में वृद्धि होती है, परंतु यदि उससे आगे कर की दर बढ़ाई जाए तो राजस्व कम हो जाता है। इस बिंदु के बाद में कर दर बढ़ाई जाए तो राजस्व कम हो जाता है। इसको बोलते हैं लेफर वक्र। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है कर छूट, टैक्स एग्जेम्प्ट। कर छूट में मतलब यह है कि कर का आपको नहीं यहाँ पर जमा कराना होता है, यानी पूरी 100% रियायत दे दी गई है। जैसे 2.5 लाख तक करों में छूट दी गई है, तो इसका अर्थ यह है कि 2.5 लाख तक आपका कर चुकाना, आपको कर 0% चुकाना है। कर कटौती का मतलब है टैक्स डिडक्शन। इसमें 1.5 लाख तक पुरानी कर वैकल्पिक व्यवस्था में प्रावधान है कि 1.5 लाख तक आप कर कटौती दिखा सकते हैं। यानी 1.5 लाख में से मेरा कितना तो पीपीएफ में जमा किया, कितना एनएससी में जमा किया, कितना मैंने सुकन्या में जमा किया, कितना एलआईसी में जमा किया। तो ये है 1.5 लाख तक हम अपन की सेविंग करके कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। और भी इसमें आयकर विभाग के द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि किस किस में कर कटौती का फायदा मिलता है। तो टैक्स एग्जेम्प्ट्स में पूर्ण रूप से कर रियायत मिल जाती है। कर प्रणालियाँ कौन कौन सी है और कर प्रणाली कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली कर प्रणाली है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम का अपन ग्राफ खींचे तो आय बढ़ने के साथ कर की दर में वृद्धि, यहाँ पर तो है आय और इस वाई अक्ष पे है कर दर। तो आय बढ़ने के साथ कर दर में वृद्धि हो तो से हम प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। उदाहरण भारत में जो टैक्स स्लैब है 5%, 10%, 15%, 20% कर की दर से आयकर लिया जाता है। यानी 5 लाख तक 5% कर से, 10 लाख तक 10% कर से, 15% कर, ऐसे हमारा आयकर स्लैब बना हुआ है। यानी आय बढ़ने के साथ कर की दर में वृद्धि कर दी जाती है। ज़्यादा आय वाले से ज़्यादा कर कम लिया जाता है, कम आय वाले से कम कर लिया जाता है।
ये मैंने आपको जो समता का सिद्धांत बताया था उसका भी पालन यहाँ पर होता है। आगे है अनुपातिक कर प्रणाली। इसका ग्राफ तो आय का निश्चित अनुपात कर के रूप में, एक आय यानी 20% माना, मैं उदाहरण से समझाऊं, 20% आपसे टैक्स रेट रखी गई है, तो जिसकी जितनी भी आय है उसको 20% कर अदा करना ही है। यानी इसका ग्राफ बनेगा यूँ, आय की दर बढ़ाते जाने पर कर की दर का प्रभाव नहीं पड़ता, यह इससे स्वतंत्र है। कर दर 20% एक निश्चित कर दी गई है, आय बढ़ाने से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण से आय का 20% भाग आय बदलने से कर की दर में कोई बदलाव नहीं, सबको उसी दर से कर देना है। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रेट टैक्स सिस्टम। आगे है अधोगामी कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में यही है, पहले प्रगतिशील आय बढ़ाने पे कर दर बढ़ती जाती है और इसके बाद में यह है आनुपातिक, इससे स्वतंत्र, आय बढ़ाने से कर दर स्वतंत्र हो जाती है। तो पहले प्रगतिशील आय के कुछ स्तर तक तो यहाँ पे आय के कुछ स्तर तक तो कर की दर में वृद्धि, पर एक बिंदु के बाद, इस बिंदु के बाद आनुपातिक, डिग्रेसिव रेट सिस्टम। क्या है डिग्रेसिव रेट सिस्टम? इसका ग्राफ इस तरह आएगा, अधिक आय वालों से कम कर लिया जाता है, कम आय वालों से अधिक आय होने पर कर कम। यहाँ पर आय अधिक है तो कर कम लिया जाएगा, आय कम इससे और कम कर लिया जाएगा, और अधिक यहाँ पर आय बहुत ज़्यादा है तो उससे कर कम, यहाँ पर आय, यहाँ पर कर कम। अब देखो यहाँ आय वाला, यहाँ पर कम आय है, यहाँ 5 लाख है, यहाँ 10 लाख है, यहाँ 15 लाख है। 5 लाख आय वालों से ये ज़्यादा कम, 5 लाख आय वालों से ज़्यादा कर दर से लिया जाएगा, उससे और आगे है तो उससे और कम से लिया जाएगा, जिसकी आय ज़्यादा है उससे कम दर से कर लिया जाएगा। तो भारत में यह प्रणाली प्रचलन में नहीं है, अधिक आय होने पर कर कम आय होने पर कर अधिक है। करों के प्रकार कौन कौन से हैं? करों के प्रकार में पहला प्रकार है प्रत्यक्ष कर और दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हमें दो शब्दों के अर्थ समझने होंगे, तभी हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को समझ पाएंगे और इसको हम कभी भूलेंगे भी नहीं। करापात और कराघात। करापात को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पैक्ट, और कराघात को कहते हैं इंसिडेंस। आप इन शब्दों के अर्थ में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट तो वह होता है, जिसे उदाहरण से समझे, यहाँ उत्पादक है जिसने वस्तु बनाई, यह है दुकानदार, और यह है यहाँ पर है ग्राहक, यह है ग्राहक। यह है ग्राहक। 8 रुपये की कोई वस्तु है, उत्पादक ने बनाई, इस पर 2 रुपये का कर लगा। दुकानदार कोई वस्तु पर 10 रुपये में, दुकानदार ने इसमें 2 रुपये का कर लगा। दुकानदार ने 2 रुपये का, 1 रुपये का इस पर वही किया और 2 रुपये का इस पर कर लगाया, और तो ग्राहक को ये वस्तु मिलेगी 13 रुपये में। तो यहाँ पर प्रत्येक चरण पर उत्पादक को 2 रुपये कर अदा करने हैं, दुकानदार को 2 रुपये अदा करने हैं। तो व्यक्ति या फर्म जिस पर कर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। यहाँ पर दुकानदार और उत्पादक इन दोनों पे 2-2 रुपये का
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, और जिसने अंतिम रूप से कर का जिस पर बोझ पड़ता है या जिसको कर जमा कराना होता है, जिससे कर का बोझ जिस पर पड़ता है उसको कहते हैं इंसिडेंस। अब आप अच्छे से इनके अर्थ समझ गए होंगे। टैक्स ऑफ इम्पैक्ट का मतलब व्यक्ति या फर्म जिस पर कर लगाया जाता है, इंसिडेंस अंतिम रूप से जिस पर करों का बोझ पड़ता है उसे कहते हैं इंसिडेंस। यहाँ पर ही मैं आपको एक और शब्द का अर्थ समझा देता हूँ। टैक्स शिफ्टिंग क्या होती है? प्रत्येक जिस पर कर का बोझ, जिस पर कर का करपात होता है, इम्पैक्ट, वह कर अदा नहीं करके उस कर को आगे के चरण पर, आगे के पक्ष पर स्थानांतरित कर देता है। तो यहाँ पर उत्पादक को 2 रुपये कर अदा करने थे और उसने कर अदा नहीं किए, और अब जो भी वस्तु या सेवा वो दे रहा है उसमें जोड़कर उसने दुकानदार को 10 रुपये आगे 10 रुपये में एक कर को स्थानांतरित कर दिया, उसको बोलते हैं कर स्थान। दुकानदार ने भी अपना जो 2 रुपये कर दुकानदार को देना था वो नहीं देकर उसको अपनी वस्तु में जोड़कर 12 रुपये इसको ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं कर स्थानांतरण। प्रत्यक्ष कर में इम्पैक्ट, आप इनके अंग्रेजी शब्दावली ही ध्यान में रखें, हिंदी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इम्पैक्ट व इंसिडेंस एक ही बिंदु पर है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जिस व्यक्ति या फर्म पर को कर चुकाना होता है उसी पर कर का बोझ पड़ता हो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर दाता, इनकम टैक्स को अपनी आय 5 लाख रुपए माना कि इनकम हुई तो उसी को ही कर चुकाना पड़ता हो तो बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। इसमें एक ही बिंदु होता है। यहाँ पर जैसे आप प्रत्यक्ष करों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादक को कर चुकाने थे पर उत्पादक ने नहीं चुका कर, कब वो दुकानदार को 2 रुपये स्थानांतरित कर दिए। तो उसमें करापात व कराघात, इम्पैक्ट व इंसिडेंस अलग अलग बिंदु पर होता है। सीधा साधा अर्थ यही है कि इनमें मध्यस्थ भी शामिल होते हैं, इनमें मध्यस्थ शामिल नहीं होते। प्रत्यक्ष करों में कौन कौन से कर आते हैं? प्रत्यक्ष में आय आधारित कर होते हैं, व्यय आधारित कर होते हैं और संपत्ति आधारित कर हो सकते हैं। आय आधारित कर में सबसे पहला कर है आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, व्यक्ति कंपनी या फर्म की आय पर लगने वाला कर कॉरपोरेट टैक्स कहलाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT यह होता है जो उन कंपनियों पर लगता है जो कर की सीमा पर बहुत नज़दीक है। मैं आपको अच्छे से उदाहरण से आपको समझाऊं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कैसे लगता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स तब लगता है जब माना कि 100 रुपये मेरी कंपनी की आय हुई, अब मैं कर बचाने के उद्देश्य से 100 रुपये 100 नहीं कर 99 रुपये अपनी आय दर्शाऊँ और मैं कर छूट का लाभ ले सकता हूँ। मेरी कंपनी कर छूट का लाभ ले सकती है। जो कर सीमा 99 रुपये कर सीमा के बहुत नज़दीक मैं छूट दिखाकर उसका लाभ ले लूँ और इससे इस टैक्स अवॉइडेंस करूँ, तो फिर यहाँ पर सरकार MAT लगा सकती है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। सरकार अब करेगी कि नहीं, आपने आय 99 रुपये दिखाई फिर भी आपको 100 रुपये पे ही कर देना है। अब सरकार क्या करेगी, अगले वर्ष भी देखेगी कि इनकी आय वास्तव में 99 रुपये ही आती है या नहीं। यदि अगले वर्ष भी इनकी आय 99 रुपये ही आती है तो सरकार को पता चल जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर बेईमानी नहीं की और कर प्रतिहार एविडेंस का कर कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया। तो इनको जो MAT पिछले वर्ष इन्हें दिया था वो इनको वापस ब्याज सहित भुगतान वापस कर देगी। पर सरकार इसमें वास्तविक स्थिति का पता करती है। पूरी बैलेंस शीट, क्या क्या लाइबिलिटीज है,
कहाँ से उनके कर आए, कहाँ से उनको इनकम हुई, 2-3 वर्षों का मिलान करके यह कर लगाया जाता है। हालांकि इस कर को इस वर्ष के बजट में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रत्यक्ष कर है जो कि आय आधारित होता है, वह है डीडीटी, लाभांश वितरण कर। शेयर धारक ने किसी कंपनी में अपने शेयर लगाए, उस शेयर धारक को कितना लाभांश हुआ, कंपनी अपना लाभ का कोई एक अंश शेयरधारकों में वितरित करती है। तो उन शेयरधारकों में जो लाभ वितरित किया उस पर कर लगता है, उसको बोलते हैं लाभांश वितरित कर। इस कर को भी समाप्त कर दिया गया। इस कर को समाप्त करने का सीधा साधा अर्थ यही है कि इस निवेश को बढ़ाया जाए। लाभांश वितरण कर को समाप्त कर देने से निवेश बढ़ने की संभावना है। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। पूंजीगत परिसंपत्तियों पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने से जो लाभ प्राप्त होता है उस पर कर लगता है पूंजीगत लाभ कर। अगला कर है व्यय आधारित कर। व्यय पर आधारित कर होटल प्राप्ति कर है। होटल में किए गए व्यय पर लगने वाला कर होटल प्राप्ति कर को समाप्त कर दिया गया है। फ्रिंज लाभ कर। फ्रिंज लाभ कर होता है नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी गई, उन पर जो पैसे खर्च किए गए उसको बोलते हैं फ्रिंज लाभ। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अनेक जिस बोनस देता है, उनको विशेष प्रोत्साहन राशि देता है, और भी अनेक लाभ प्रदान करता है। तो उन लाभ पर जो कर लगता है उससे फ्रिंज लाभ करते हैं। इस कर को भी समाप्त कर दिया गया है। उपहार कर। उपहार के व्यय पर लगने वाला कर। जो उपहार किसी को दिया जा रहा है उस पर भी कर लगाया जाता है। जो वस्तु उपहार के रूप में दी गई उसकी कीमत कितनी है उसका आकलन करके कर लगाया जाता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया। हमने अभी तक आय आधारित कर देख लिए। आय आधारित कर कौन कौन से देखे? आयकर इनकम टैक्स, निगम कर, एमएटी न्यूनतम वैकल्पिक कर, फ्रिंज डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स हमने देख ली। अभी वर्तमान में इनमें से आयकर और निगम कर और सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स ही प्रचलन में, बाकी करों को समाप्त कर दिया गया है। वही आधारित कौन कौन से कर देखे? होटल प्राप्ति कर, फ्रिंज लाभ कर, वही आधारित समस्त करों को समाप्त कर दिया गया। अगला है संपत्ति आधारित कर, वेल्थ कर टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया है। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूतियों के लेन देन पर जो कर लगता है उसे बोलते हैं संपत्ति आधारित कर, सिक्योरिटी। एसटीटी नकद हस्तांतरण कर, कैश विड्रॉल टैक्स, कैश की निकासी पर लगने वाला कर, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। राज्य द्वारा कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं? कृषि कर, व्यवसाय कर, प्रोफेशन पर लगाया जाने वाला टैक्स प्रोफेशनल टैक्स, और संपत्ति पर लगाया जाना प्रॉपर्टी टैक्स। कृषि कर, व्यवसाय कर, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से लाभ है? प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से गुण हैं? प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं। प्रत्यक्ष मैंने आपको अब अच्छे से समझाया था। टैक्स इसमें बहुत इलास्टिसिटी होती है, आय बढ़ने के साथ कर बढ़ता है। तो प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं। प्रत्यक्ष कर में लोच होती है। प्रत्यक्ष कर में लोच बढ़ाने के लिए सरकार बहुत से प्रयास करती है। जैसे भाई कर लोच कैसे कर दर बढ़ाने पर राजस्व बढ़ सकता है, तो उसके लिए सरकार टीडीएस, टीसीएस जैसे नवाचार लेकर आई है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कर्मचारी को जो सैलरी का भुगतान किया जाता है उसी में से प्रति महीने
टीडीएस काट लिया जाता है, उसको प्राप्त होने वाली आय पर 10% टीडीएस लगा लिया जाता है। अब और यह जो टीडीएस काटा गया यह आयकर विभाग के पास जमा करा दिया जाता है। यह पूर्व अनुमानित कर लिया जाता है उसकी आय पर। अब जब पूरा वर्ष होएगा तब वह अपनी आय का रिटर्न फाइल करेगा। उसमें माना कि उसका जो टैक्स है वो टीडीएस राशि से कम आता है, तो बचा हुआ 10,000 रुपये उसका टीडीएस, कर्मचारी का टीडीएस गवर्नमेंट ने, सरकार ने काट लिया। उसका आयकर हुआ, आयकर रिटर्न फाइल करता है। जब 5,000 रुपये उसका आयकर हुआ तो 5,000 रुपये उसको टीडीएस रिफंड कर दिया जाता है। टीसीएस होता है किसी के द्वारा एक मुक्त भुगतान पर करने पर जो स्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती, टीसीएस। जिसमें जैसे किसी ने सोना खरीदा तो सोना खरीदा 5 लाख रुपए का सोना खरीदा, 5 लाख रुपए जो व्यय हुए उस पर जो टैक्स काटा जाएगा उसे कहते हैं टीसीएस टैक्स। तो ये जो नवाचार है ये है कर राजस्व बढ़ाने के लिए, करों में लोच की संभावना है, इसलिए ये नवाचार किए गए हैं। प्रत्यक्ष कर का अगला फायदा है प्रत्यक्ष कर द्वारा बचत और निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जो कटौतियाँ छूट दी जाती है उनका सीधा साधा उद्देश्य यही होता है कि आयकरदाता को बचत बढ़ाई जा सके। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से दोष प्राप्त होते हैं? प्रत्यक्ष कर में पहला दोष है बाह्य करों का प्रभाव नहीं होता। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इन्हें इसमें प्रत्यक्ष करों में सम्मिलित नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष कर जैसे माना कि किसी कंपनी की आय 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए आय पर कर अदा करता है, लेकिन कंपनी बहुत से व्यक्ति को रोजगार देती है, बहुत सी कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं, बहुत से वो अन्य भी उससे जुड़े हुए होते हैं। तो इन सब और भी बहुत से बाह्य फैक्टर होते हैं जो कंपनी को प्रभावित करते हैं, तो उन सबको इग्नोर करके उसे 10 लाख रुपए पे कर देना होता है। बाह्य कारकों का प्रभाव, आय की कठिनाई, इसमें श्रम की कीमत को इग्नोर किया जाता है। माना कि किसी ने 5 लाख रुपए बहुत ही श्रम करके कमाए और यही 5 लाख रुपए किसी अन्य व्यक्ति ने दो घंटे में, मात्र 2 घंटे काम करके 5 लाख कमाए। इसने 12 घंटे या 24 घंटे काम करके 5 लाख, तो इसको भी उतना ही कर देना है, 2 घंटे इसको भी उतना ही करके। तो तो आय की श्रम के संदर्भ में यह तटस्थता है। 5 लाख उतना ही कर, इसको भी उतना ही कर, ये तटस्थता का दोष इसमें दिखाई देता है। प्रत्यक्ष करों हेतु सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है काम करती है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके द्वारा प्रत्यक्ष करों के अनुपालन नियंत्रण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। एक चेयरमैन व 6 सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु TTC डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 लाया गया, पर यह पारित नहीं हो सका और इसके सुधार के लिए अखिलेश रंजन टास्क फोर्स गठित की गई। अखिलेश रंजन टास्क फोर्स द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर DTC 2010 में संशोधित कर DTC 2019 लाया गया। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर 2.0। प्रत्यक्ष कर 2.0। तो प्रत्यक्ष कर 2.0 की हम कर सुधारों वाले अध्याय में इनको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि प्रत्यक्ष कर संहिता क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कैसे काम करता है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हम प्रत्यक्ष कर सुधार में और भी पढ़ेंगे, गार जनरल एंटी एविडेंस रूल कैसे काम करते हैं, BEPS पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पार्थसारथी सोम कमेटी ने कौन कौन सी सिफारिशें दी गई है, DTAA
कैसे काम करता है, राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, ये सब हम प्रत्यक्ष कर सुधार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर 2.0 के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। निगम कर को घटाना, सब कॉरपोरेशन टैक्स जो लिया जाता है उसको घटाकर लाफर वर्कर की समस्या से बचा जा सकता है, ताकि टैक्स इलास्टिसिटी बन रही रहे। यहाँ पर लाफर बिंदु है, तो यदि यह इससे आगे है तो भी आय दर बढ़ाने पर भी राजस्व में वृद्धि नहीं होती है। तो हम ऐसा कुछ प्रयास करके इसको निगम कर को इस बिंदु से कम किया जाए, ताकि आयकर बढ़ाने पर, निगम कर बढ़ाने पर राजस्व में वृद्धि होती हो। तो निगम कर को घटाना। दूसरा, डीडीटी को समाप्त करना, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित, मैं पहले आपको डिस्कस कर छूटों का लाभ 50 लाख से कम आय वाले लोगों को पूरी कर छूटों का लाभ मिले, इसके प्रावधान इसमें किए गए। सीबीडी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा त्वरित गति से केस निपटान, जो भी केस कंप्लेंट आयकरदाता द्वारा की जाती है उनका जल्दी से निपटान हो। कोडिंग के माध्यम से निष्पक्ष अधिकारी का चयन, मैंने जो भी कंप्लेंट की, जो भी केस आयकर इनकम टैक्स विभाग में किया, तो उसको कौन सा अधिकारी डील कर रहा है उसको पूरी सूचना हो जाएगी, तो वो अधिकारी से साठगांठ करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते। तो यहाँ पे कोडिंग कर दी जाती है। बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संबंधी कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो आय निगम कर द्वारा आय होती है 18%, आयकर द्वारा 17%। प्रत्यक्ष करों में भागीदारी सबसे ज़्यादा निगम कर की। इस बार के बजट 2020-21 में आयकर की 17%। आयकर हेतु इस बार के बजट में 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। एक तो पुरानी कर व्यवस्था से कोई अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, और एक साथ में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नई आयकर व्यवस्था लाई गई है। तो यह नई आयकर वैकल्पिक व्यवस्था को लाने का मतलब क्या है, यह क्यों लाई गई है, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा कि नई कर वैकल्पिक व्यवस्था लाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। पुरानी वैकल्पिक व्यवस्था में ऐसी क्या खामियां थी कि नई वैकल्पिक कर व्यवस्था लानी पड़ी। इसमें छूट का प्रावधान नहीं, किंतु कर दर अधिक व्यवहारिक। नई कर वैकल्पिक व्यवस्था में समस्त छूटों रियायतों को समाप्त कर दिया गया है, और आपकी आय कितनी है, जैसे माना आपकी आय 5 लाख है, तो वहाँ तक आपको कितना कर देना है, तो प्रति 2.5 लाख पर आपको 5% की वृद्धि से इसमें कर देना होता है। 7.5 लाख पर फिर 5% की वृद्धि, 10 लाख पर फिर 5% की वृद्धि, 15 लाख पर, ऐसे कर में वृद्धि की जाती है। पुरानी कर व्यवस्था भी लागू है, जिसमें सभी छूटे लाभ साल। यद्यपि नई वैकल्पिक व्यवस्था लघुकालिक रूप से 40,000 करोड़ का राजस्व नुकसान होने की संभावना है, परंतु दीर्घकालिक रूप से इसके बहुत लाभ मिलेंगे। यहाँ पर वही है कि कर आधार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नई वैकल्पिक व्यवस्था से ज़्यादा कर आधार होगा, टैक्स बेस होगा, तो सरकार का राजस्व वृद्धि होगी। डीडीटी को समाप्त कर दिया गया है। निगम कर 22% कर दिया गया है, जो कि पहले 25% था। विद्युत क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए इन पर कर निगम कर कम दर से लगाया गया है। स्टार्टअप को प्रथम 3 वर्ष में 100% की छूट है। विवाद से विश्वास के माध्यम से 30 जून तक लंबित केस को त्वरित गति से निपटाना। तो हमने अभी तक इस क्लास में क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने जाना कि कर और शुल्क में क्या अंतर है। उसके बाद हमने जाना कि अधिभार सरचार्ज क्या होता है, शेष क्या होता है। उसके बाद कर प्रिंसिपल्स के बारे में हमने अध्ययन किया, कर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने अध्ययन किया कि कर लोच क्या होता है, कर टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, टैक्स बायोंसी क्या है, टैक्स एग्जेम्प्ट कर व्यय क्या होता है, टैक्स बेस क्या होता है। उसके बाद में हमने क्लास में अध्ययन किया कि लेफर वक्र क्या होता है। लेफर वक्र के बाद में हमने अध्ययन किया प्रत्यक्ष कर में टैक्स इम्पैक्ट
और इंसिडेंस में अर्थ समझे। टैक्स इम्पैक्ट के क्या होता है, टैक्स इंसिडेंस क्या होता है। उसके बाद में हमने प्रत्यक्ष कौन कौन से प्रत्यक्ष कर प्रचलन में हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया है। हमने उनको आय आधारित कर, व्यय आधारित कर, संपत्ति आधारित करों का अध्ययन किया। हमने कर प्रणाली का अध्ययन किया, कौन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कौन कौन से हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कौन कौन से हैं। हमने प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित DTC 2.0 इसके बारे में अध्ययन किया। और हमारे जो इस वर्ष के बजट 2021 में प्रत्यक्ष करों संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उनका हमने एक त्वरित अवलोकन किया। मुझे आशा है कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल ज़रूर दबा दें। जय हिंद।